Welcome to my जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल के ड्रीम क्लास। देखिए दोस्तों, Please आज से subscribe हम me. बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए सब्जेक्ट हिस्ट्री, जो कि चैप्टर वाइज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी होगा उस सबको कवर किया जाएगा। और इसी प्रकार हम चैप्टर वाइज चैप्टर सारे महत्वपूर्ण तथ्य को बताते जाएंगे। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, जो भी टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ एक एक पॉइंट एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर है जो कि इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम पॉइंट वाइज पॉइंट समझते जाएंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सभी महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब कि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उन सबको हम एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। जैसे सबसे पहला वियना कांग्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रश्न बनता है कि वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 1815। देखिए इसी में सारी चीजें, प्रश्न भी हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो अगर बात की जाए वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुआ तो हम कहेंगे 1815 में हुआ था। फिर अगला पॉइंट हो जाएगा कि मेटरनिक है ना, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक, ठीक है। फिर आगे हो जाएगा वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत हो गया। अब यहाँ पर से क्वेश्चन बनेगा कि किस युग के बाद नेपोलियन, मतलब कि किस सम्मेलन के बाद है ना, किस सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत हो गया, तो हम कह सकते हैं वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत हो गया। फिर अगला और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा कि मेटरनिक युग की शुरुआत किस सम्मेलन के बाद हुआ, तो हम कहेंगे मेटरनिक युग की शुरुआत वियना सम्मेलन के बाद हुआ। किस सम्मेलन के बाद? तो वियना सम्मेलन, मतलब कि वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हो गई, है ना। किस युग का अंत हुआ? तो नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत। किस सम्मेलन के बाद? तो वियना सम्मेलन के बाद। फिर अगला है फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना, जिसको हम कह सकते हैं बुर्बो राजवंश, ठीक है। तो फ्रांस में वियना कांग्रेस के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो बुर्बो वंश की स्थापना। यह कह सकते हैं कि फ्रांस में किस राजवंश की शासन था, तो हम कहेंगे बुर्बो राजवंश। अगर हम बात कर ली जाए कि चार्ल्स है ना, चार्ल्स 10 एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स जो 10 था क्या था? एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। फिर अगला हो जाएगा कि 1831 में मेजनी ने यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। और यह जो दोनों पॉइंट है यह एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कि मेजनी ने, मतलब कि यंग इटली की स्थापना किसने किया? तो मेजनी। अब यहां पर से क्वेश्चन आएगा कि यंग इटली की स्थापना कब हुआ? तो 1831 में हुआ। कब हुआ? 1831 में। फिर अगला हो जाएगा कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? मेजनी। अगर हम बात करें यंग इटली 1831 में, संस्थापक मतलब किसने स्थापना किया? मेजनी। और यंग यूरोप की स्थापना 1834 में, इसको भी मेजनी ने किए थे। फिर अगला हो जाएगा कि विक्टर इमेनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, है ना। तो काउंट काबूर क्या थे? तो प्रधानमंत्री। पहला क्वेश्चन की काउंट काबूर क्या थे? प्रधानमंत्री। और काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर किसने नियुक्त किया? तो विक्टर इमेनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया। फिर आगे हो जाएगा गैरीबाल्डी। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, तो हम कहेंगे गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। फिर अगला हो जाएगा कि 1862 में दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। तो अब प्रश्न बनेगा कि काउंट काबूर की मृत्यु कब हो गई, तो हम कहेंगे 1862 में। 1862 में। फिर है इटली के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था,
तो हम कहेंगे इटली के एकीकरण में जर्मनी का महत्वपूर्ण योगदान था। किसका था? जर्मनी का महत्वपूर्ण योगदान था। फिर हीगेल कौन था? तो हम कहेंगे हीगेल दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक, है ना। फिर है जोल्वेराइन एक व्यापारिक की संस्था थी। तो जोल्वेराइन क्या थी? एक व्यापारियों की संस्था। फिर है बिस्मार्क जो एक कूटनीतिज्ञ थे, उसने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। अब है रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह नीति का अवलंबन जो किया था वो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। उसी चैप्टर का टॉपिक है। और जैसे ये कह रहा है कि 1870 में, है ना, सेडान का युद्ध हुआ। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि सेडान का युद्ध कब हुआ? तो हम कह सकते हैं 1870 में, है ना। सेडान का युद्ध कब हुआ? तो 1870 में। उसके बाद अगला टॉपिक हो जाएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो हम कह सकते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुई थी। कब हुई? 10 मई 1871 को। फिर अगला हो जाएगा कि हंगरी की राजधानी कहाँ है ना। हंगरी की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। कहाँ हो जाएगा? बुडापेस्ट। फिर अगला हो जाएगा कि मैसूर के शासक कौन था? तो हम कह सकते हैं कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान था, है ना। कौन हो जाएगा? मैसूर के शासक टीपू सुल्तान हो जाएगा। फिर है इटली एवं जर्मनी, है ना, वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। क्यों सर? तो इटली और जर्मनी किसके अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला हो जाएगा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो हम कह सकते हैं कि इटली और जर्मनी के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। फिर है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया है। फिर है 1789 में, है ना, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद उन्नत के रूप में प्रकट हुई। तो हम कह सकते हैं कि 1789 में फ्रांस एक राष्ट्र के रूप में आया, या ये भी कह सकते हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? तो 1789 में। फिर अगला हो जाएगा कि फ्रांस में मध्यम वर्ग का, है ना, मध्यम वर्ग के लोगों को क्या कहते हैं? बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। फ्रांस में मध्यम वर्ग के लोगों को क्या कहते हैं? बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। फिर आगे हो जाएगा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, है ना। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति जो है मध्यम वर्ग की क्रांति था। तो 1789 में जो क्रांति था फ्रांस के किस वर्ग की क्रांति था? तो हम कह सकते हैं फ्रांस के मध्यम वर्ग की क्रांति थी। फिर है नेपोलियन का जन्म कब हुआ, है ना, जिसका पूरा नाम क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था वो 1769 में हुआ। कब हुआ? 1769 में हुआ। कहाँ हुआ था? तो कोर्सिका द्वीप में हुआ। किस द्वीप में हुआ? कोर्सिका द्वीप में। अगर पूछा जाएगा कि नेपोलियन का जन्म किस द्वीप में हुआ था तो हम कह सकते हैं कोर्सिका द्वीप में। अगर बात करें कब हुआ तो 1769। फिर है 1830 की क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन था? तो चार्ल्स डच था, है ना। 1830 की जब क्रांति हुआ था फ्रांस में, उस समय जो शासक था चार्ल्स डच था। फिर 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। तो क्वेश्चन हो सकता है कि नेपोलियन फ्रांस के शासक Please like or किस क्रांति के बाद बना? तो 1848 के शासक, 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद लुई नेपोलियन फ्रांस के सम्राट बना। बिहार बोर्ड के बेहतर तैयारी के लिए हैंडराइटिंग चैनल को सब्सक्राइब या फिर क्वेश्चंस लेने के लिए संपर्क करें।